जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आधुनिक भारत का इतिहास के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा किया था कि मैसूर के जो सम्राट थे हैदर अली और उसके बाद टीपू सुल्तान, उनकी मृत्यु हो जाती है। आंग्ल मैसूर युद्ध में उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु होती है और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो घटना हुई उसके बारे में चलिए हम लोग विस्तृत चर्चा करते हैं। चलिए साथियों, पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू के वीरगति को प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने किसे मैसूर का राजा बनाकर उस पर सहायक संगीत थोप दी? कौन है साथियों? नरेश कृष्ण को, जो वाडियार वंश के थे, उसे ही मैसूर का राजा बना करके और सहायक संगीत थोप दी। चलिए अगले सवाल की ओर साथियों। मैसूर राज्य का संस्थापक कौन था? ये तो आप जानते हैं, हैदर अली थे। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली थे। चलिए अगले सवाल की ओर। हैदर अली की मृत्यु कब तथा किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई? साथियों, दूसरी आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 ईस्वी में। अगला सवाल साथियों, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान होती है? तो ये तो साथियों चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें टीपू सुल्तान भी वीरगति प्राप्त होते हैं। टीपू सुल्तान भी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में वीरगति प्राप्त होते हैं, जो 4 मई 1799 ईस्वी की इनकी मौत हो जाती है। चलिए अगला सवाल साथियों, टीपू ने कब तथा कहाँ पादशाह की उपाधि धारण की? 1787 में साथियों श्रीरंगपत्तनम में इन्होंने पादशाह की उपाधि धारण की। श्रीरंगपत्तनम इस मैसूर की राजधानी थी साथियों। हैदर अली था टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपत्तनम। देखिए, हैदर अली और टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपत्तनम थी। हैदर अली का जन्म कब था, कहाँ हुआ था? चलिए साथियों 1721 ईस्वी में हुआ था। बुदिकोट में हुआ था इसका जन्म। अगला सवाल, अगले सवाल की ओर साथियों बढ़ते हैं। देखिए साथियों, किस सिख राज्य स्थापित करने का सपना रखने वाला बंदा बहादुर का जन्म कहाँ, कब तथा कहाँ हुआ था? सिख राज्य स्थापित करने का सपना था बंदा बहादुर का। इनका जन्म 1670 ईस्वी रजौली, जो पुंछ जम्मू कश्मीर में है। 1670 ईस्वी रजौली, जो पुंछ जम्मू कश्मीर में है। साथियों इनका सपना था कि सिख राज्य की स्थापना की जाए। चलिए अगला सवाल साथियों, राजपूत जाति के बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? राजपूत जाति के बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण दास साथियों, इसका नाम लक्ष्मण दास था। बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? लोहगढ़ में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई साथियों। अगले सवाल साथियों, बंदा बहादुर ने किन सिख गुरुओं के नाम के सिक्के चलवाए? बंदा बहादुर ने किन सिख गुरुओं के नाम के सिक्के चलवाए? उन्होंने गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक दोनों के सिक्के चलवाए साथियों। गुरु गोविंद सिंह हमारे बिहार जिला के पटना साहिब में जन्म लिए थे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल है, प्रसिद्ध सिख नेता रंजीत सिंह का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था? प्रसिद्ध सिख नेता रंजीत सिंह का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था? 2 नवंबर 1780 ईस्वी को गुजरावाला, पंजाब में, जो पंजाब में पड़ता है, गुजरावाला में हुआ था 2 नवंबर 1780 ईस्वी को। चलिए अगला सवाल साथियों, रंजीत सिंह के पिता कौन थे तथा वह किस मिसल के प्रमुख थे? रंजीत सिंह के पिता महासिंह थे और वह सुकर चकिया मिसल के थे। चलिए अगला सवाल है, रंजीत सिंह ने राजनीति एवं कूटनीति की शिक्षा किससे ग्रहण की? रंजीत सिंह ने राजनीति एवं कूटनीति की शिक्षा किससे ग्रहण की? मां सदा कौर से। रंजीत सिंह ने अपने राज्य को कितने सूबों में बांटा? कौन कौन है? रंजीत सिंह ने अपने राज्य को कितने सूबों में बांटा और कौन कौन है साथियों? तो ये 4 सूबों में बांटा था।
पेशावर, कश्मीर, मुल्तान, लाहौर। पेशावर, कश्मीर, मुल्तान, लाहौर, यही 4 सूबे थे जिसमें रंजीत सिंह ने अपने राज्य को बांटा था। चलिए, महाराजा रंजीत सिंह ने अमृतसर की संधि कब तथा किसके साथ की? महाराजा रंजीत सिंह ने अमृतसर की संधि कब तथा किसके साथ की? 25 अप्रैल साथियों 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकाफ के साथ की। चार्ल्स मेटकाफ के साथ की। रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई? 7 जून 1839 ईस्वी को रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। 7 जून 1839 ईस्वी को रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना जो अयोग्य साबित हुआ? रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी खड़ग सिंह उसका पुत्र बना, लेकिन सुयोग्य नहीं, अयोग्य साबित हो गया साथियों। चलिए साथियों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। यहाँ कह रहा है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? पहले तो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, अब साथियों आ गया प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? 1845 से 46 ईस्वी साथियों, 1845 से 46 ईस्वी के बीच हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? लॉर्ड हॉर्डिंग थे। लॉर्ड हॉर्डिंग थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चलिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद सिखों तथा अंग्रेजों के बीच पहली संधि कब तथा कहाँ हुई? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद सिखों तथा अंग्रेजों के बीच 20 संधि कब और कहाँ हुई? 9 मार्च 1846 ईस्वी लाहौर में हुई। 9 मार्च 1846 ईस्वी लाहौर में हुई। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? 1848 से 1849 के बीच में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ साथियों। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी थे। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय पंजाब का महाराजा कौन था? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय पंजाब का महाराजा कौन था? दिलीप सिंह थे। दिलीप सिंह थे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की पहली लड़ाई कब तथा किन के बीच हुई? 13 जनवरी 1849 ईस्वी शेर सिंह एवं व कमांडर गफ के बीच हुई। पहली 13 जनवरी 1849 ईस्वी शेर सिंह व कमांडर गफ के बीच हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। रॉबर्ट क्लाइव। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। अगला सवाल है साथियों। अगला सवाल है साथियों। अगला सवाल है रॉबर्ट क्लाइव। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव याद रखिए और अंतिम वारेन हेस्टिंग्स याद रखिए। चलिए विद्वान भाइयों एवं बहनों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये भारत का पहला गवर्नर जनरल है साथियों। भारत का पहला गवर्नर जनरल है। भारत का पहला। देखिए, इसके पहले हम लोग देखें, बंगाल का पहला था रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का अंतिम था वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल इसी को बना दिया जाता है, वारेन हेस्टिंग्स को ही बनाया जाता है। शिशु वध प्रतिबंध अधिनियम किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ? शिशुओं की मृत्यु बंद की जाती थी साथियों, उसे प्रतिबंध लगाने के लिए एक अधिनियम लाया गया। जो अधिनियम किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काम इन्होंने किया। चलिए, सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष तथा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? यह अधिनियम पारित कराने में किस समाज सुधारक का महत्वपूर्ण योगदान था? चलिए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। देखिए, इस सवाल को देखिए। शिशुवध लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट एक और ये अधिनियम आया, सती प्रथा। साथियों, उस समय जब पति की मृत्यु होती थी तो पति के साथ ही उनकी पत्नी भी
उसी में दफन हो जाती थी, उसी में जो जिसमें पति को जलाया जाता था वहीं कूद पड़ती थी और पति के साथ ही जलकर मर जाती थी। इसी को सती प्रथा कहते थे। ये समाज इतनी कुरीतियों से भरी हुई थी, हमारी समाज जो ऐसे बहनों में बेटियों पर दया नहीं करते थे और उन्हें पति के साथ ही मरने के बाद उसे सती कहा जाता था, है ना, उसे ही अच्छी पत्नी कही जाती थी। ऐसा दकियानुसार, ऐसी ढकोसला, ऐसी जो है सो अंधविश्वास में पलने वाला हमारा समाज था। लेकिन इसे हमारे कौन समाज सुधारक थे जिन्होंने सुधारा? राजा राम मोहन राय। बहुत बड़ा नाम है साथियों, इसे याद करना बहुत जरूरी है। याद कीजिए उन बहनों के साथ क्या गुजरता होगा। मरने वाले तो मर गए, वो जल रहे हैं, लेकिन उसी जलने में, उसी आग में कूद करके पति के साथ एक जीवित महिला, जवान बहने को मरना पड़ता था। कितनी कुरीतियों से भरी हुई हमारी समाज थी, लेकिन अब सुधार में आ गया है। चलिए, सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष था, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? यह अधिनियम पारित कराने में किस समाज सुधारक का महत्वपूर्ण योगदान रहा, है ना? चलिए, 1829 ईस्वी लॉर्ड विलियम बेंटिक महोदय थे, इन्हें महोदय कहना पड़ेगा, हमारे राजा राम मोहन राय महोदय थे। चलिए, ऐसे विद्वानों, ऐसे महान सपूतों को बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे अधिनियम को पास कराए। चलिए, अगला सवाल है साथियों, किस गवर्नर जनरल ने तथा कहाँ नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम नामक कॉलेज की स्थापना की थी? फोर्ट विलियम नामक कॉलेज की स्थापना की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने स्थापना की। और कहाँ? तो कोलकाता में, लॉर्ड वेलेस्ली ने और कोलकाता में। चलिए साथियों, चलिए विद्वान साथियों, किस गवर्नर जनरल को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस नागरिकों की सेवा के जनक के रूप में माने जाते थे, भरपूर सेवा करते थे। चलिए, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में जिले के समस्त अधिकार जिला कलेक्टर को दे दिए गए थे? जिला कलेक्टर को दे दिए गए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में जिले के समस्त अधिकार जिला कलेक्टर को दे दिए गए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने सहायक संघी की पद्धति शुरू की थी? किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने सहायक संघी की पद्धति शुरू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है साथियों। अगला सवाल, भारत में सहायक संघी का सर्वप्रथम प्रयोग किस गवर्नर जनरल ने किया? भारत में सहायक संघी का सर्वप्रथम प्रयोग किस गवर्नर जनरल ने किया? डुप्ले जो फ्रांसीसी थे। चलिए, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल है किस गवर्नर जनरल ने मुगल सम्राट को मिलने वाले 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत हिम्मत वाला काम इस गवर्नर जनरल ने किया था, है ना। चलिए, मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी जाती थी, जिसे वारेन हेस्टिंग्स ने बंद करवा दिया। चलिए, अगला सवाल साथियों, किस गवर्नर जनरल ने अपने कार्यकाल में अहस्तक्षेप नीति अपनाई? किस गवर्नर जनरल ने अपने कार्यकाल में अहस्तक्षेप नीति अपनाई? सर जॉन शोर ने। अगला सवाल साथियों, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में टेनेंसी एक्ट काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया? लॉर्ड हेस्टिंग्स। बहुत बड़ा नाम है साथियों। किस गवर्नर जनरल ने ग्रामीण जमींदारों के पुलिस अधिकारों को छीन लिया? किस गवर्नर जनरल ने ग्रामीण जमींदारों के पुलिस अधिकारों को छीन लिया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बहुत बड़ा नाम है साथियों। चलिए साथियों, देखते हैं अगले सवाल। किस गवर्नर जनरल ने गीता के अंग्रेजी अनुवादक विलियम विल्किंस को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? वारेन हेस्टिंग्स। गीता का अंग्रेजी अनुवाद किए थे, कौन किए थे? विलियम विल्किंस ने, और उसे राजकीय संरक्षण प्रदान किया था, कौन किए थे? वारेन हेस्टिंग्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ? अंतिम गवर्नर जनरल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस गवर्नर जनरल ने कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना की? वारेन हेस्टिंग्स।
वारेन हेस्टिंग्स ने प्रथम मुस्लिम मदरसा की स्थापना की। प्रथम मदरसा की स्थापना की वारेन हेस्टिंग्स ने, ताकि मुस्लिम बच्चे अच्छी तालीम ले सके। चलिए अगला सवाल साथियों, कौन गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का शेर कहता था? कौन गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का शेर कहता था? लॉर्ड वेलेस्ली। सर बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, फिर जो ढाका अभी जो बना हुआ है बांग्लादेश, वो बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये सब बंगाल के अंतर्गत आता था। बंगाल एक बहुत बड़ा एक एरिया था उस समय। अभी तो बंगाल मतलब सिर्फ पश्चिम बंगाल, कोलकाता उसमें उसकी राजधानी है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है किस गवर्नर जनरल के समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1824 से 26 ईस्वी में हुआ था, और ये किसके अंतर्गत? लॉर्ड एमहर्स्ट। चलिए किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की? वारेन हेस्टिंग्स। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? वारेन हेस्टिंग्स। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई? वारेन हेस्टिंग्स। चलिए साथियों अगला सवाल लेके, है ना, वारेन हेस्टिंग्स किस सिख राजा रंजीत सिंह तथा अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई? लॉर्ड मिंटो प्रथम। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? वारेन हेस्टिंग्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, ये सवाल आने वाला है। सब सवाल मत देखिए, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल जरूर देखिए। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अगले सवाल है साथियों, किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्ती की पद्धति लागू की थी? अस्थायी बंदोबस्ती पद्धति लागू की थी और कब? कॉर्नवालिस ने 1793 में कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्ती की पद्धति लागू की थी। चलिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा साथियों। इस तरह वीडियो पाने के लिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़िए। हम अपना नंबर देते हैं 9135858224। अगर दिक्कत हो रही है तो आप हमें इस पर कॉल कर सकते हैं। आप सक्षमता परीक्षा की तैयारी या किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद साथियों, जय भारत।